नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। योर मनी में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और न्यू दिल्ली से योगेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार योगेश, अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मेरे पास भारतीय एक्सा का एक यूलिप प्लान है जी, जिसका मेरे को सम अश्योर्ड है 3,60,000 रुपए। हाँ, पिछले 6 साल से ये मेरे पास पॉलिसी है 2008 से। हाँ, इसका मैं एनुअल प्रीमियम 18,000 रुपीज दे रहा हूँ और इसका आज की डेट में फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 है। मेरा ये सवाल है कि क्या मैं यूलिप प्लान के अलावा कोई टर्म प्लान ले सकता हूँ, और यदि ले सकता हूँ तो उसका मेरे को कितना सम अश्योर्ड मिल सकता है भारतीय एक्सा अगर लेना चाहूँ। आप बताएंगे आपकी सालाना आय कितनी है? 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर 5,25,000 के बीच। 5,25,000 हर्ष इनकी सालाना आय है। क्या इन्हें यूलिप के बजाय एक टर्म कवर तो खैर लेना बहुत ही ज़रूरी है? ज़रूरी है तो लेकिन योगेश जी आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र अभी 39 ईयर्स है। 39 ईयर्स है तो मेरे ख्याल से आपको करीबन 20 या 21 साल का जो है टर्म कवर लेना चाहिए। एक रफ एस्टिमेट से आपको कम से कम 12 गुना यानी करीबन 60 लाख का टर्म कवर आपको लेना चाहिए। और बिल्कुल आप ले सकते हैं टर्म कवर। जब भी आप लें कंप्लीटली सब कुछ डिस्क्लोज करें, इंक्लूडिंग जो भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं आपकी वो कंप्लीटली डिस्क्लोज करें। 60 लाख मिलना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भारतीय एक्सा में अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेंगे 60 लाख की तो करीबन आपका 7 से 7,500 रुपये तक का प्रीमियम बनेगा। एंड 60 लाख शुड आपकी जो 5 लाख की इनकम है उसके हिसाब से 60 लाख का जो फिगर है वो मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप समझ लें कि ये पॉलिसी आप ले क्यों रहे हैं। तो आपने जब यूलिप ली थी तो क्यों ली थी, और ये टर्म पॉलिसी से आपका उद्देश्य क्या है? सर मैं अपना फ्यूचर में फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए चाहता हूँ, और यूलिप प्लान जब मैंने लिया था तो सेल्स एजेंट के कहने पर इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कवर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। तो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से मेरे ख्याल से इसमें पैसे डाल दिए और उसी में गलती हो जाती है। बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस लेते हैं तो न आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है, न आपको इनफ इंश्योरेंस मिलती है। अब जो सोच रहे हैं वेरी क्लियरली कि फैमिली का प्रोटेक्शन होना चाहिए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और ये इनको तुरंत ले लेना चाहिए। और इस यूलिप प्लान के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? तो यूलिप प्लान के बारे में अनफॉर्चुनेटली योगेश जी आपने सारे डिटेल्स नहीं दिए कि इस प्लान का एग्जैक्ट नाम क्या है, कौन से फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। एक आसान तरीका ये है कि आप ये जो भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का, और कंपेयर टू बेंचमार्क जो भी उस फंड का बेंचमार्क था। तो अगर फंड का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं रहा है तो इसको आपको बंद करना सोचना चाहिए। और अब बिना सरेंडर चार्ज के मोस्ट लाइकली होगा कि कोई सरेंडर चार्ज नहीं होगा। और सेकेंड आपको ये देखना है कि ऑनगोइंग चार्जेस कितना है। अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा है और ऑनगोइंग चार्जेस कम है तो इसको कंटिन्यू करिए, और अगर फंड परफॉर्मेंस खराब है या ऑनगोइंग चार्जेस ज़्यादा हैं तो इसको सरेंडर करके अपना पैसा ले लीजिए और इसको अच्छे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालिए, चाहे वो फिर पीपीएफ हो या अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे डेट हो, चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो। तो जहाँ तक आपके यूलिप की बात है योगेश, आपको अपने फंड की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिए। लेकिन हर्ष, यहाँ पे आपने कहा इनको 60 लाख का टर्म कवर लेने की ज़रूरत है। आपने 2 टर्म कवर सजेस्ट भी किए हैं, भारतीय एक्सा और अविवा लाइफ के। कितना प्रीमियम आएगा इनको सालाना? करीबन 7.5, क्योंकि उम्र नहीं पता थी तो करीबन 7,500 रुपये का प्रीमियम आना चाहिए। 20 साल का अगर ये कवर लेते हैं 60 लाख का, रफली 7,500 गिव और टेक 500 रुपया सालाना। तो योगेश, आप यहाँ पर आपको एक टर्म प्लान लेने की ज़रूरत है। 60 लाख का टर्म कवर आप अपने लिए ले सकते हैं और भारतीय एक्सा और अविवा आई लाइफ यहाँ पर आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं हर्ष द्वारा। क्या आपका और कोई सवाल है? थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर हरिद्वार से राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजीव, अपना सवाल पूछें।
नमस्कार मैडम। हाँ जी। मैडम मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और वाइफ के लिए मैंने ईमेल किया था। उसमें कुछ पॉलिसी मैंने मेंशन कर रखा है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, या उससे कोई बेहतर कोई पॉलिसी है तो थोड़ा बताने का वो करें। ज़रूर। तो हर्ष अपनी बेटी और बेटे के लिए LIC कोमल जीवन और जीवन सरल लेने की सोच रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए जीवन आनंद पॉलिसी क्या लेना ठीक होगा ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इनके बच्चों के बारे में आप क्या पॉलिसी रेकमेंड करेंगे? क्या इनका सोचना ठीक है, इनको ले लेनी चाहिए पॉलिसी? तो आई थिंक दो चीज़ें, एक तो आप बच्चे यंग हैं और अभी से सोच रहे हैं, वो बहुत एक सही चीज़ है। तो जितना जल्दी आप सोचेंगे उतना कम पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जो सोच रहे हैं कि मैं इसमें इंश्योरेंस भी ले लूं, इन्वेस्टमेंट भी ले लूं, अब बच्चों की लाइफ पर इंश्योरेंस लेना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि कमाते नहीं है। इवन वाइफ अगर कमाती नहीं है तो उनकी लाइफ पर इंश्योरेंस लेने से कोई भी फायदा नहीं है। खुद का इंश्योरेंस इनफ होना चाहिए अगर वो कमाते हैं तो। और वो टिपिकली कोई भी ट्रेडिशनल प्लान में, चाहे वो जीवन आनंद हो, जीवन सरल हो, या उन्होंने कहा कोमल जीवन हो, ये तीनों ही ट्रेडिशनल प्लान्स है। मनी बैक स्लैश ट्रेडिशनल प्लान्स हो और कोई कंपनी के प्लान्स हो, ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट रिटर्न 5.5-6% मिलता है। तो मिक्स मत करिए। अभी हमने पहले सवाल के जवाब में भी यही कहा कि आप जब ये मतलब आप जब गेहूं और चावल मिक्स करके खाते हैं तो बहुत अच्छा वो स्वादिष्ट शायद नहीं बनेगा, न आपको गेहूं का टेस्ट आएगा न आपको चावल का टेस्ट आएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कृपया प्रॉपर चीज, अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है, PPF एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए साधन है। और अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, और जब बच्चों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ी रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि समय है आपके पास, तो आप उसको थोड़ा हिस्सा सिस्टमैटिक तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले टर्म इंश्योरेंस आप जरूर से ले लें कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी प्लान्स आपने बच्चों के लिए बनाए हैं वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए। और ये दोनों को आप अलग रखेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो राजीव, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को यहाँ पर आपको अलग रखने की सलाह ही दी जा रही है। आपको म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा जो है आप निवेश कर सकते हैं। और जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, आपको अपने लिए एक टर्म कवर लेना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और योर मनी में फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर मिलिंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मिलिंद नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी। मुझे पेंशन प्लान के बारे में पूछना था। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए था। ये करीब मुझे 80,000 रुपये 5 साल भरा तो 10 साल के बाद 32,000 आपको 20 ईयर देंगे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है? ठीक है मिलिंद, यहाँ पर आप जानना चाहते हैं आपको आपको अपनी रिटायरमेंट की यहाँ पर प्लानिंग करनी है, अपनी पेंशन की प्लानिंग करनी है, तो इसके तो कई सारे विकल्प मौजूद हैं। यहाँ पे आप किसी पेंशन प्लान के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पेंशन अभी मेरे पास आइटम है और मैं LIC का भी ये ले चुका हूँ और चाइल्ड का प्लान भी ले चुका हूँ, स्मार्ट सेट करके। तो मुझे अभी पेंशन का थोड़ा ये था। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग हर्ष लगता है इन्हें करनी है, और चूंकि इनके पास कुछ और पॉलिसीज भी हैं तो इन्हें लगा कि पेंशन प्लान ले लेना चाहिए, तो इनके रिटायरमेंट के लिए वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी गलती मिलिंद आप कर रहे हैं वो ये है कि आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। यानी अब आप शायद 35-36 साल के हैं। क्या आपकी उम्र क्या है मिलिंद? 36 है। तो अभी आप रिटायर होंगे शायद 58 या 60 पर। आपके पास
20-22 साल है एक मुश्त रकम जमा करने के लिए। ये रकम आप किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी स्कीम में पैसा डालें जिसके नाम में पेंशन हो, जिसके नाम में रिटायरमेंट हो। ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं। आप पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं, आपके पास समय है। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा कर सकते हैं, आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। अब जब आप पेंशन प्लान की जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे और कोई भी कंपनी का प्लान हो, अगेन उसमें चूंकि चार्जेस बहुत हाई होते हैं और उसकी गारंटी होती है, लेकिन अगर आपको गारंटीड रिटर्न्स ही चाहिए तो पीपीएफ में डालिए। आप देखेंगे कि पीपीएफ में जो रिटर्न आपको मिलेगा दैट विल बी बेटर अगर आप ट्रेडिशनल पेंशन प्लान के मुकाबले देखेंगे। सेकेंड एडवांटेज पीपीएफ में आपका ये रहेगा कि जो पैसे आपको उस समय मिलेंगे उससे आप जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आप एक रेगुलर इनकम कैसे निकालें उसमें से, वो आपके पास सारे ऑप्शन ओपन हैं। जबकि आप अगर पेंशन प्लान में पैसा डालेंगे तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको अन्यूटी लेनी होगी। आप 1/3 पैसा ले सकते हैं, लेकिन 2/3 पैसा उसी कंपनी में वापस डालकर उनसे एक रेगुलर एनुअल इनकम आपको लेनी होगी। उनकी उस समय क्या पॉलिसीज होंगी, उस पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप लॉक्ड इन हो रहे हैं तो और उसके लिए आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है लॉक्ड इन होने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप ये जो आपके एक मन में है कि मुझे पेंशन प्लान लेना चाहिए, इससे आप दूर हटें। अगर आपको टैक्स ब्रेक की ज़रूरत है तो पीपीएफ में पैसा डालिए या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसा डालिए। और अगर टैक्स और आप नेशनल पेंशन स्कीम भी देख सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी देख सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स ब्रेक्स की आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में पैसा डाल सकते हैं। आप रेगुलर इक्विटी फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, पार्टली पीपीएफ में डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप गोल्ड फंड में 5 या 10% भी डाल सकते हैं, ताकि उससे आप एक मुश्त रकम जमा करके जब आपको रिटायरमेंट की इनकम की ज़रूरत हो उस समय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलिंद, आपको जैसे कि हर्ष ने भी समझाया, एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप कोई पेंशन प्लान ले, आप पीपीएफ में पैसे डाल सकते हैं, एनपीएस में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी भी कर सकते हैं। ढेरों ऑप्शन है आपके पास। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पर अलग अलग रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अनुराग का ईमेल आया है, एलआईसी की 4 पॉलिसी में हर साल भारी भरकम निवेश ये कर रहे हैं, लेकिन अब शायद इन्हें समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखना चाहिए। तो जानना चाहते हैं कि मौजूदा पॉलिसीज का ये क्या करें। हर्ष, क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर अनुराग को? इनकी पॉलिसीज आपको बता दूं मैं, मनी बैक पॉलिसी, एलआईसी की बेसिकली 4 पॉलिसी है, जिसमें एक मनी बैक है, पेंशन प्लान है, जीवन छाया है और एंडाउमेंट प्लान भी है इनके पास। तो अब क्या करना चाहिए? अब इन्हें समझ में आ गया है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि फ्यूचर में सेम गलती ना करें। अब कम से कम अगर खरीदें इंश्योरेंस खरीदें तो सिर्फ प्रोटेक्शन वाली इंश्योरेंस खरीदें। अब जहाँ रहा सवाल एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का, तो 2 चीज़ें हैं। अब चूंकि ये पैसा खर्चा कर चुके हैं, अब सरेंडर वैल्यू कितनी है ये देखो। जो गया वो तो गया, आज की तारीख में सरेंडर वैल्यू कितनी है ये देखो। चूंकि हमको सारे डिटेल नहीं दिए गए हैं इसलिए स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकते। सरेंडर वैल्यू आज की देखिए, वो आप इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करेंगे, वो आपको बता देंगे कि सरेंडर वैल्यू कितनी है, फ्यूचर के कितने प्रीमियम्स देने हैं और एक प्रपोज्ड मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो सकती है, वो अगेन आपका एजेंट आपको बताएगा। उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करिए क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बताए। उसका अगर आप IRR निकालेंगे, वो अगर 8% से ज़्यादा है, जो अब हो सकता है, जब शुरू किया था तब 5-5.5% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि वो पैसे तो चले गए और सरेंडर वैल्यू रह गई छोटी, तो अब शायद वो बढ़ गया IRR। तो वो कैलकुलेशन इनको हर पॉलिसी के लिए करना होगा। मेरी तो इनको यही सलाह होगी कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, उनसे आप सलाह लें, तो एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो जो है वो बराबर से बना देगा और फ्यूचर में मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपकी सहायता करेगा। और मेक श्योर कि वो फी बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर हो, तो ताकि वो जो भी रिकमेंडेशंस दें वो आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप उसको सेपरेटली आप उसको जाके बाजार से खरीद सकें, न कि उसी से खरीदना हो। इससे ये आपको श्योर रहेगा कि जो सलाहकार है वो आपके हित में एडवाइस दे रहा है। सारांश में एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के लिए एकदम कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 5-6 साल बीत चुके हैं
तो शायद पॉलिसी में बने रहना ठीक है, लेकिन एकदम नहीं कहा जा सकता। फ्यूचर में प्लीज ऐसा ना करें, आप एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वाली इंश्योरेंसेज ही खरीदें। तो यहाँ पर अनुराग आपको सलाह यही है, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू और बाकी के प्रीमियम के हिसाब से IRR निकालें। अगर 8% से कम है तो फिर आपको सरेंडर करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ अभी योर मनी में लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। मिर्ज़ा माहिर बेग का ईमेल आया है। इनके पास कंपनी की तरफ से 3 लाख का हेल्थ कवर है जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल है, लेकिन अब इन्हें चिंता हो रही है रिटायरमेंट के बाद के मेडिकल खर्चों की और जानना चाहते हैं कि क्या अलग से इन्हें अपने लिए हेल्थ कवर ले लेना चाहिए या नहीं। तो हर्ष, सबसे पहली बात तो अच्छा हुआ इन्होंने सोचा इस बारे में। जाहिर तौर पे इन्हें अपने लिए एक अलग से हेल्थ कवर ले ही लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो एक चीज़ सोच ली इन्होंने जो बहुत ही अच्छा किया। एक चीज़ और नहीं सोची, वो ये कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक मैं इसी कंपनी में रहूंगा। हाँ। ज़रूरी नहीं है, अगर ये कंपनी चेंज करें उस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस ना हो पॉसिबल। इवन अगर सेम कंपनी में रहे, अब चूंकि ये मेडिकल प्रीमियम जो ग्रुप पॉलिसीज पे प्रीमियम है वो इतने बढ़ रहे हैं कि कंपनियां काट रही हैं, बेनिफिट्स काट रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आज 3 लाख का कवर है वो कल आपको 3 का ही मिले। ये जरूरी नहीं कि आज आपका परिवार कवर हो रहा है कल वो कहेंगे नहीं सिर्फ आप ही के लिए रखें। तो मेरे ख्याल से अपना खुद का कवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्होंने सोच लिया है, इनको बिल्कुल लेना चाहिए अपना खुद का कवर। और ये खुद के कवर लेने में इनकी मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, जॉब मोबिलिटी भी। अब ये जब जॉब चेंज करेंगे तब ये नहीं देखेंगे कि मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है, वो नया एम्प्लॉयर है, उसके पास मेडिकल पॉलिसी है कि नहीं है। तो बहुत इनके लिए जो है अच्छा रहेगा। एंड ऑब्वियस बात है कि रिटायरमेंट के बाद इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर की पॉलिसी बहुत कम कंपनीज में कंटिन्यू होती है। अच्छा। सो ऑब्वियसली उनकी कंपनी वैसी नहीं है जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है। तो पॉलिसी इन्हें बिल्कुल अपनी अलग से पॉलिसी ले लेनी चाहिए, उसमें अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाए। हाँ। अगर कोई क्लेम आता है तो ग्रुप पॉलिसी यूज़ करें। अब चॉइस है उनके पास कि ही कैन चूज कि मुझे कौन सी पॉलिसी पे क्लेम लेना है। लेकिन अगर क्लेम आता है तो उस पर कर लें ताकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा रहे, इस पर कोई लोडिंग ना हो, आपको नो क्लेम बोनसेस मिलते रहें। और फ्यूचर में जब आपके पास ये पॉलिसी नहीं रहेगी तब इस पॉलिसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो एम्प्लॉयर की तरफ से जो इनको पॉलिसी है जो इनके पास है उसमें इनकी वाइफ कवर्ड है। अब जो ये अपने लिए हेल्थ कवर ले रहे हैं तो क्या वो इंडिविजुअल लेना चाहिए या फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, उस तरह कैसे आप गाइड करेंगे इन्हें? सो एटलीस्ट एट अपना पैसा हम हमेशा इंडिविजुअल के फेवर में रहें। अगर बजट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास अमाउंट है तो क्या होता है कि आप अगर 5 लाख का एक फैमिली फ्लोटर लें या 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लें वर्सेस दोनों के लिए से 3-3 लाख की इंडिविजुअल लें वर्सेस 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लें, आप देखेंगे कि ओवरऑल कवर आपका 6 हो गया, 3 + 3 वर्सेस अगर फैमिली फ्लोटर 3 का लें, आपका कॉस्ट जो बढ़ता है, ऑब्वियसली 2 इंडिविजुअल पॉलिसीज लेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट विल गो अप बाय 40% बट कवर गोज अप बाय 100%। प्लस जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा फ्यूचर में आपकी कवरेज अच्छी रहेगी। एक आदमी के क्लेम से दूसरे आदमी का नो क्लेम बोनस इफेक्ट नहीं होगा। तो अफोर्ड कर सकें तो इंडिविजुअल लें, नहीं कर सकें तो फैमिली फ्लोटर लें। चलिए, तो यहाँ पर आपको सलाह यही दी जा रही है मिर्ज़ा जी, जल्द से जल्द अपने लिए एक हेल्थ कवर आपको ले लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष इसी के साथ तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।